पीटीसी न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हम बात करेंगे मूड हरियाणा का। जी हां, विधानसभा चुनावों में सिर्फ गिनती के दिन रह गए हैं। मतदान 5 तारीख को होना है, 8 तारीख को नतीजे घोषित हो जाएंगे और बन जाएगी नई सरकार। लेकिन उससे पहले हरियाणा की जनता क्या कह रही है, हरियाणा के नेता क्या कह रहे हैं, तमाम पार्टियां क्या कह रही हैं, अलग अलग इलाकों में माहौल क्या है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने ये मुहिम शुरू की है कि अलग अलग इलाकों के हमारे संवाददाताओं के साथ हम सीधे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इलाके की जनता या आप लोग इन चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं और वहां का राजनीतिक माहौल क्या है। आज हम बात करेंगे नारनौल और रेवाड़ी जो इलाका है उस इलाके के बारे में। उस इलाके में चुनावी माहौल क्या है, वहाँ कौन सी पार्टियां कितनी सक्रिय हैं, क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। रेवाड़ी का जो इलाका है वहाँ की जनता का क्या मूड है, वहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां क्या हैं इस वक्त, क्योंकि गिनती के दिन रह गए हैं मतदान में। तो ऐसे में हम सीधे मोहिंदर भारती के पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे। मोहिंदर जी, सबसे पहले तो ये बताइए आपके इलाके में माहौल कैसा है अभी? जी वैशाली जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इलाके में बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छी जिस तरह से प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं भाजपा और कांग्रेस द्वारा, और अन्य पार्टियां भी अब सामने आने लगी है। जैसे आप पार्टी का प्रत्याशी कल घोषित कर दिया गया है। आज सतीश यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, जबकि सतीश यादव जो था बीजेपी में था, बीजेपी से बागी होकर जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो आप में चले गए और आपने स्वीकार कर लिया, उन्हें टिकट दे दिए। अब राष्ट्रीय गर्माहट की बात करें तो आज कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। आज सारी प्रत्याशी जो है नॉमिनेशन करेंगे, कल भी कुछ बचे कुछ होंगे, सारे प्रत्याशी नॉमिनेशन कर देंगे। बात रेवाड़ी जिले के करें तो रेवाड़ी जिले के अंदर पूरी 3 विधानसभा के अंदर 7,29,025 मतदाता हैं, जिनमें से सभी मतदाता पूरी तरह से सजग कर दिए। प्रशासन द्वारा उन्हें अलर्ट कर दिया गया कि किसी तरह की कोई खामियां नहीं रहेंगी और निर्भीक होकर वो मतदान करें, क्योंकि संवेदनशील बूथों की भी संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पे है और उन बहुत संवेदनशील बूथों पर जो है सुरक्षा पूरी पुख्ता कर दी गई है। और प्रशासन द्वारा ये मैसेज भी किया गया है, निर्भीक होकर मतदान करें, किसी के दबाव में न रहें, उनकी सुरक्षा के लिए हम। मोहिंदर जी, मैं रोकूंगी बीच में। ऐसा कोई संवेदनशील क्षेत्र जो है अगर वो है तो उसके बारे में बताएं और वहां की तैयारियों के बारे में बताएं, अगर है तो। नहीं तो फिर मैं अगला सवाल उस पर आ रही हूँ। रेवाड़ी का रेलवे कॉलोनी जो है संवेदनशील माना जाता है। 2005 बूथ है और उसमें 4 बूथ और भी उसी में जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां जिस तरह से संवेदनशीलता रहती है, वहां की बात करें तो वहां सभी तरह से अभी से मुस्तैदी की गई है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। चुनाव आयोग पे पूरी तरह से अलर्ट है, पूरा फोकस उन्होंने किया हुआ है ताकि वहां किसी तरह की ऐसा माहौल ना क्रिएट किया जाए कि मतदाता किसी तरह से घबराए और घरों से ना निकलने पाए, क्योंकि प्रशासन का यही एक एजेंडा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करे और घरों से निकले और ज्यादा फीसदी मतदान करे ताकि सही प्रत्याशी उनका चुन के आए। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले में नए मतदाताओं की बात करें तो रेवाड़ी जिले में 4,329 नए मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसी तरह हमारी बावल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें बावल विधानसभा में जो है 1,461 मतदाता जो नए हैं, जो इस बार पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से हमारी तीसरी विधानसभा है कोसली में 1,327 मतदाता जो है ऐसे नए हैं जो वो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये सभी मतदाता जो है युवा है और युवा होने के नाते ये पहला मतदान करेंगे और पहली बार मतदान करने के लिए काफी उत्सुक एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और इनको लेकर प्रशासन की सजग है। जैसे जिला सचिवालय से जो टीम चलती है जागरूक करने के लिए, वो टीम इन्हें जाकर जागरूक भी कर रही है। अपना पूरी तरह से निर्वाह जो है जिला सचिवालय, जिला कार्यालय जो भी कर रहा है, मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतों के प्रति आकर्षित करे, उसको बता सकती। ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं नितिन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। नितिन जी, महेंद्रगढ़, ये आप चूंकि आपके जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उस बारे में भी बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। पहले ये बताइए कि अगर आपके इलाके का सबसे पहले तो चुनावी मूड क्या है, वहाँ की जनता क्या सोच रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मियाँ जो हैं उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए और आपके इलाके में कैसी तैयारी चल रही है,
वो भी प्रदेश की बाकी लोगों को, बाकी इलाके के लोगों को जानना जरूरी है। जी नितिन जी। देखिए वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ। कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। वहां रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री के बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने अभी से थोड़ी देर बाद ही नामांकन भरना के लिए निकल चुके हैं और इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सिर्फ वहां से कांग्रेस और आप पार्टी के लिए घोषित किए गए हैं। इनेलो पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। जैसे नारनौल विधानसभा क्षेत्र है, नारनौल विधानसभा क्षेत्र से जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्हें ओम प्रकाश यादव जी को इस बार बीजेपी ने तीसरा मौका दिया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने भी अपना नामांकन भर दिया है। ऐसे ही नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से जैसे अभय सिंह यादव जी हैं बीजेपी के, उनको बनाया गया प्रत्याशी और कांग्रेस ने मंजू चौधरी को बनाया है। मंजू चौधरी कल अपना नामांकन भरेंगी और अटेली से इंद्रजीत की पुत्री आरती राव अपना नामांकन कर चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी नारनौल में मौजूद हैं। उनकी एक जनसभा चल रही है, वो जारी है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के नामांकन के बाद अब ओम प्रकाश यादव जी के कार्यक्रम में आना था। वो नामांकन में ओम प्रकाश यादव जी के नामांकन में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के वोटर की बात करते हैं तो जिला महेंद्रगढ़ में 7,31,753 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 3,85,544 हैं और महिला मतदाता 3,46,209 है। महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा आती हैं। अटेली विधानसभा में कुल 2,02,154 मतदाता है। इसमें पुरुष मतदाता 1,06,199 और महिला मतदाता 95,955 है। वहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें तो कुल मतदाता जो है 2,08,862 है। इनमें पुरुष मतदाता 1,09,541 है। वहीं महिला मतदाता की बात करें तो 99,321 है। ठीक है। और नारनौल विधानसभा में कुल 1,55,690 मतदाता है। इसमें पुरुष मतदाता जो है 82,092 और महिला मतदाता जो है 73,598 है। और इसी तरह से नांगल चौधरी विधानसभा में कुल 1,65,047 मतदाता है। इसमें पुरुष मतदाता 87,712 और महिला मतदाता जो है 77,335 है। जिला महेंद्रगढ़ में इस बार कुल 7,31,753 मतदाता है। ठीक है। जिला में 14,450 सर्विस वोटर हैं। इनमें अटेली विधानसभा क्षेत्र में 4,321, ठीक है, महेंद्रगढ़ में 4,632, नारनौल में 300 और नांगल चौधरी हल्के में 3,197 सर्विस वोटर है। वहीं 100 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले 285 मतदाता हैं। अच्छा, इनमें अटेली विधानसभा क्षेत्र में 72, महेंद्रगढ़ में 78, नारनौल में 48, नांगल चौधरी हल्के में 87 वोटर हैं। वहीं इसी श्रेणी में अटेली विधानसभा क्षेत्र में 13 पुरुष तथा 59 महिला, महेंद्रगढ़ में 19 पुरुष तथा 59 महिला, नारनौल में 8 पुरुष तथा 40 महिला, नांगल चौधरी हल्के में 18 पुरुष तथा 69 महिला वोटर हैं। 100 वर्ष या इससे अधिक आयु के 58 पुरुष तथा 227 महिला वोटर हैं। आपको एक जानकारी और बता देता हूं कि जो हमारा जिला महेंद्रगढ़ है वो अहिरवाल क्षेत्र है और अहिरवाल क्षेत्र के नाते यहाँ वोटर्स की संख्या जो है अधिकतम जो है वो यादव कम्युनिटी है। और खासकर अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा है। जी बिल्कुल। मुझे जी पूरी कीजिए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा है। इसी प्रकार से अगर अटेली विधानसभा की इस विधानसभा में 2,02,154 कुल वोटर है। इस विधानसभा में 80,000 यादव मतदाता है, 20,000 राजपूत मतदाता है और अनुसूचित जनजाति के 30,000 मतदाता है। इस विधानसभा में अहीर मतदाता अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। जिले में ये विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है। इसमें मतदाता 1,06,199 और महिला मतदाता नितिन जी 95,000। ठीक है, मोटा मोटा हमें जानना होता है, मोटा मोटा हमें जानना होता है। हर एक चीज तो हम वैसे ही रिपोर्ट में दिखाई रहे हैं। हमारी हर एक कवरेज में छोटी छोटी चीजें जरूर मेंशन होती हैं कि कितने पुरुष मतदाता हैं, कितने महिला हैं, कितने बुजुर्ग हैं। हम वहाँ के मूड की हम बात करते हैं। मैं मोहिंदर जी के पास दोबारा आना चाहूंगी। मोहिंदर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अब मुझे ये बताइए कि विभिन्न पार्टियों का गणित वहां पर क्या कह रहा है और पार्टियां, कौन सी पार्टी कहां कितनी मजबूत दिख रही है,
जनता का झुकाव कहें या जनता की नाराजगी कहें, पहले हम जनता का सवाल ले लेते हैं। वहां की जनता के जो मुद्दे हैं या उस इलाके के जो मुद्दे हैं वो प्रमुख तौर पर क्या हैं और इसके लिए जनता क्या कह रही है, ये बताइए। जी, मैं अपने इलाके के जो मुद्दे, हमारे हाँ। इलाके के रेवाड़ी जिला पड़ता है, रेवाड़ी जो जिला है वो बैकवर्ड एरिया में गिना जाता है। यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा जो स्ट्रगल करती है हाँ। ताकि कुछ सुविधाओं के लिए अक्सर उन्हें जूझना पड़ता है। और ये चुनाव 2024 का है। 2024 का चुनाव में भी लोगों को उम्मीदें हैं हाँ। ताकि जो सरकार चुन के आएगी वो उन मुद्दों को ध्यान पे रखते हुए उनका समाधान करेगी, उनको सुविधाएं मुहैया करवाएगी। जिस तरह से हम रेवाड़ी बावल विधानसभा की बात करें तो बावल विधानसभा जो है डार्क जोन कहलाता है। इसमें खोल ब्लॉक, एक ब्लॉक है खोल, जिसमें अक्सर पानी की समस्या बनी रहती है। लोगों को पीने के पानी तक की सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पानी की जो बहुत डीपली है, इसलिए पानी की सुविधा पहुंचाने में तो भी क्या उन्होंने मोहिंदर जी ये जो पानी की समस्या आप कह रहे हैं, तो क्या उन्होंने कभी शिकायत की है और क्या उनको ये शिकायत है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है? वो ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता हो, प्रशासन को नहीं पता है। बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं इस मुद्दे को लेकर बार बार उठाती रही हैं। कई क्षेत्र में तो ये भी कहा है, कोल और खोरी 2 गांव ऐसे हैं जिनमें अक्सर ये देखा जाता है कि सामाजिक तौर पर आगे पानी की कमी, किल्लत की वजह से लोग यहाँ अपने लड़कों बेटियों की शादी नहीं करते इस क्षेत्र में, तो लड़के अक्सर कुंवारे रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकारों को खुद ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मांग करने की नहीं है, ये मांगने की नहीं है। सरकार का दायित्व बनता है कि मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनका वोट लेने का अधिकार है, तो उनको सुविधाएं देने का भी कर्तव्य अपना निभाएं। पानी के अलावा और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा जो वहां की सत्ता जो है वो डिसाइड करेगी, मतलब वहां कौन बनेगा विधायक वो डिसाइड करेगा उस इलाके का, ऐसे कोई मुद्दे पानी के अलावा? पानी वाला तो खैर हम चलाते भी रहे हैं कई बार, और कोई मुद्दा जिसका जनता से सीधा सरोकार है? जी वैशाली में बताता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है हरियाणा के अंदर, परिवार पहचान पत्र, जिससे लोगों को एक ऑनलाइन करके जोड़ दिया गया है, जिनमें काफी खामियां देखी गई है। किसी का नाम गलत कर दिया, किसी का सामने उसकी भाई जात बदल दी गई है, किसका एरिया बदल दिया है, जो बेरोजगार है उसको नौकरी पेशा का दिखा दिया गया है। तो ये लेकर इस बार इस 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इसी को लेकर जो नीचे सत्र के मतदाता है, जो रोज कमाते रोज आते हैं, वो इस पर मोहर करेंगे कि उनको ये समस्या आ रही है कि उनके जो जीवन में उथल पुथल करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाने वाला, क्योंकि वो अक्सर ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, तो वो ऑनलाइन कुछ चीजें कर नहीं पाते हैं अपने हिसाब से, तो उन्हें CST के चक्कर लगाना, किसी कार्यालय के चक्कर लगाना, वो उनके लिए समझ से परे है। वो जैसे पहले ऑफलाइन जो प्रक्रिया होती थी, वो बाकी उसी को मांग करते हैं, उसी को मोहिंदर जी यहाँ मैं टोक रही हूँ आपको कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, सरकार का तो ये कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की वजह से चीजें आसान हो गई हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो उस दावे के कहीं ना कहीं उलट नजर आ रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन होने की वजह से उन्हें दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। क्या ऐसा है? वो उसी पे डिपेंड करता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ज्यादातर शिक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ शिक्षा के अभाव है नहीं, इतनी कोई शिक्षा प्रचलित नहीं है। लेकिन शिक्षा का हब जो है हरियाणा को माना जाता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं हरियाणा ने दी हैं, जो अदर स्टेट में भी अब यहाँ के जो संचालक है वो शिक्षित लोगों को कर रहे हैं। अब कुछ उठने लगा है, लेकिन जो निम्न स्तर के मजदूर टाइप के लोग हैं वो इसको फोकस नहीं कर पाते, वो इसको समझ नहीं पाए हैं, तो उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, बाकी ऑफलाइन करने की मांग कर रहे हैं। सबसे बड़े मुद्दे यही रहते हैं। एक रेवाड़ी के माजरा में एम्स बनना था, वो एम्स का जो शुरुआत की गई थी, जो घोषणा की गई थी वर्ष 2015 में की गई थी, 15 के बाद पूरे 9 वर्ष बीत जाने के बाद उसका एक पत्थर रखा गया है, अभी उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। और उसी के लिए सरकार को सोच रहे हैं कि इस तरह की जो सुविधाएं जो इलाके में लेके आए, ताकि लोगों को फायदा हो, बच्चों को पढ़ने में आगे आवाम मिले, दूर जाके वो मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं, विदेशों से पढ़ाई करके आते हैं, या फिर कोई पेशेंट है किसको जो इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो रोहतक, जयपुर, दिल्ली या जयपुर जाते हैं, तो इतनी दूरी होने की वजह से पेशेंट अक्सर दम तोड़ देता है। उसी की मांग को लेकर मैं नितिन शर्मा जी के पास वापस जाऊंगी।
नितिन जी, यही सवाल, बुनियादी ज़रूरतें और जो सरकार के दावे हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी, इस पर मैं बात करूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके इलाके के जो मुद्दे हैं और वो मुद्दे जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए वैशाली जी, जहां तक कि मैं आपको बताऊं, जिला महेंद्रगढ़ के चारों तरफ रोड नेटवर्क का कार्य अच्छा है। हाँ। लेकिन रोड नेटवर्क का कार्य अच्छा होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो टूटी सड़कें, गंदी नालियां, बदबूदार पानी, यानी बुनियादी जो जरूरत है। जी जी जी, बुनियादी जो ढांचा गांव ग्रामीण क्षेत्र में जहां मैं रह रहा हूँ, नारनौल क्षेत्र में, अगर यहाँ की तस्वीर की बात करूं तो यहाँ तस्वीर ऐसी है कि चारों तरफ आज भी आपको सड़क पे पानी दिख जाएगा, कच्ची सड़कें हैं। सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है, हाईवेज निकले हैं, लेकिन हमारी लोगों से जब बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार कहती है कि हमें 152D दिया है, 4 घंटे में नारनौल से हमें चंडीगढ़ जाने में लगेंगे। लोगों का ये कहना है कि मुझे चंडीगढ़ रोजाना नहीं जाना है, मुझे यहाँ रहना है। मेरे लिए स्थानीय जगह जो है वही उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ का मतलब टूटी हुई सड़कें हैं, पक्की नालियां नहीं है, सड़कों का जो पानी, नालियों का जो पानी है सड़क पे जमा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर एक नलवाटी क्षेत्र पड़ता है जो कि निजामपुर और नांगल चौधरी बेल्ट के कनेक्टेड है। उस क्षेत्र में पानी की कमी थी। जो पूर्व सांसद रहे श्रुति चौधरी, हमने जमीनी हकीकत तलाशी है, वहां पर हमने लोगों से बातचीत की है। लोगों का कहना है कि विधायक अच्छे हैं, लेकिन विधायक पानी नहीं लेके आ पाए। पूर्व सरकार में, बीजेपी सरकार में जनस्वास्थ्य मंत्री भी रहे, कहते एक नहर तक नहीं खुदवा पाए हैं। पानी जो इस क्षेत्र को पानी की देन है, जो पूर्व मंत्री किरण चौधरी हैं, उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की देन है। इस क्षेत्र में पानी तो आया, लेकिन पानी श्रुति चौधरी की बदौलत आया। अच्छा। आज भले ही किरण चौधरी एवं उनकी बेटी जो है भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या वही है, बिजली, पानी, सड़क। तीसरी बात, यहाँ की पब्लिक जो कि मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर देखिए कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, लगभग सब तैयार है, कुछ दिनों बाद उसका उद्घाटन हो जाना है। हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम जाएं तो जाएं कैसे, कच्चे रास्ते हैं, टूटी सड़कें हैं। यानी जो बेसिक चीज है वही डेवलप नहीं हुई है। जी। ट्रिपल P की बात कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र की। पब्लिक धक्के खा रही है, कहते सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। जो काम घर बैठ के एक फाइल हम कार्यालय में देके काम करवाते थे, वो काम हो जाता था। 90% इनके पोर्टल बंद रहते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट के जो पोर्टल हैं वो बंद रहते हैं, पोर्टल पे काम नहीं होता है। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी आईडी, किसी का 1200 गज का प्लाट है तो प्रॉपर्टी आईडी में ये कर रखा है 250 गज उसको दिखा दिया। अब वो डेवलपमेंट चार्जेस उससे म्युनिसिपल कमेटी मांग रही है कि भाई इतने का डेवलपमेंट चार्जेस दो, यानी कि 1400 या 1200 गज के प्लाट को उन्होंने 200 से 250 गज में दिखा दिया। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जो है यहाँ जो पोर्टल्स के ऊपर वर्क नहीं कर पाई। पोर्टल इन्होंने लागू कर दिया, जैसे नोटबंदी एकदम से लागू की थी, वैसे इन्होंने पोर्टल लागू कर दिया, धरातल पर इस पर कार्य नहीं हुआ। वैशाली जी, पोर्टल की बात नितिन जी, मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ। ये पोर्टल वाली बात मुझे मोहिंदर जी ने भी बताई है, मुझे आप भी बता रहे हैं। यानी अगर आप दोनों की बात पर गौर करें तो सरकार का जो दावा है कि पोर्टल होने से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पोर्टल होने से सुविधाएं जो हैं वो आसान हुई हैं, या जो योजनाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं उससे जीवन यापन करना या फिर रोजमर्रा के जो काम है वो आसान हुआ है। जबकि आप दोनों का जो वर्जन है, जो जनता की तरफ से आ रहा है, वो ये है कि पोर्टल की वजह से दिक्कतें बल्कि और बढ़ी हैं। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं, नितिन जी? बिल्कुल मैम, ऐसा है। मैं आपको बता दूं कि पोर्टल गवर्नमेंट ने लागू ठीक तरीके से किया, लेकिन उस पर वर्क नहीं कर पाए। हाँ। उनका जो सर्वर है 90% डाउन रहता है। अच्छा। पीछे मैंने देखा कि पब्लिक ने बीपीएल कार्ड के लिए बहुत ज्यादा धक्के खाए हैं। जो जनता है, जनता कह रही है कि हमारा बीपीएल कार्ड कट गया। इनकम का इन्होंने दायरा बना दिया, कोई बड़ी चीज नहीं। दायरा बनाने के बाद उस दायरे को इन्होंने सीमित कर दिया। किसी का इनकम 2 से 2.5 लाख दिखा दिया, किसी का 80,000 दिखा दिया, किसी का 5 लाख दिखा दिया। एक वर्कर है जो 10 रुपए या 100 रुपए या 50 रुपए 500 रुपए पर डे कमा रहा है, उसकी इनकम महीने के अगर हम 15,000 रुपए लगा के चलते हैं तो उसका भी बीपीएल काट दिया उन्होंने। अच्छा। जबकि 1,80,000 रुपए तक की आय वालों को गवर्नमेंट कह रही है कि आपका बीपीएल कार्ड में आप शामिल रहेंगे, लेकिन
इनकम कुछ और दिखा रहे हैं, काम कुछ और हो रहा है। ऐसी स्थिति में पब्लिक परेशान है। मैंने गांव में जाकर के इसके ऊपर वर्क किया है। गांव में पब्लिक ये कह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन ये जो पोर्टल है इनके ऊपर वर्क करें। हालांकि चुनाव से पहले जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पे थोड़ा बहुत चेंजिंग जरूर किया, लेकिन उससे भी पब्लिक परेशान है। कह रही कि अब क्या फायदा, जो काम पहले करने का था वो अब कर रहे हैं, वो भी चुनाव आए हैं तब। अब चुनाव में इसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं पोर्टल के ऊपर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है, क्योंकि पब्लिक जनता जो है, काम तो हो रहे थे, पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब जो पोर्टल लागू किए, पोर्टल क्योंकि सही ढंग से चल नहीं पा रहे, कहीं नेट की फैसिलिटी है, कहीं नहीं है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र दक्षिण हरियाणा क्षेत्र है, हालांकि 5G का जमाना है, लेकिन आज भी यहाँ इस क्षेत्र के अंदर 4G या 3G का नेटवर्क भी सही ढंग से नहीं आ पाता है। तो नेट नहीं चलेगा तो इसलिए आप मान के चल लीजिए तो कहाँ से फैसिलिटीज हो पाएंगी। मतलब जो शुरू वाली जो चीजें, जो जरूरत है जिससे पोर्टल का काम आसान होगा, अगर वही ठीक नहीं है तो पोर्टल कहाँ से चलेगा। बिल्कुल सही बात है। मोहिंदर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी एक बार फिर से। आपने भी यही बात बोली, पोर्टल वाली बात बोली, साथ में दूसरी चीजें भी बोली हैं। अब हम थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बात कर लेते हैं। चारों पार्टियों पर बात करेंगे हम, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और INLD, इन चारों पर बात करेंगे। बीजेपी का आपने थोड़ा बहुत बता दिया है। कांग्रेस पार्टी की, या कांग्रेस पार्टी अगर हम कहें कि वहाँ पे आधार क्या है, या वहाँ पर हम अगर आपसे ये पूछें कि वहाँ पर कांग्रेस के लिए आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है, या फिर जेजेपी या इनेलो के लिए, तीनों के लिए आप अलग अलग बताएं। मोहिंदर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी, मैं बता देना चाहूंगा कि पिछला मैं एक तो पिछला लेखा जोखा मैं आपके सामने पेश करूंगा। अब 2019 में किस तरह के हालात थे रेवाड़ी, बावल और कोसली में। तो पहले मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले रेवाड़ी की बात। रेवाड़ी में कांग्रेस के सिरंजीव राव जो जीते थे, उन्हें 43,870 मत प्राप्त किए थे। दूसरे नंबर पर जो थे भाजपा प्रत्याशी सुनील मुसेपुर थे, जिन्होंने 42,553 मत हासिल किए थे। और तीसरे थे निर्दलीय जो बीजेपी के बागी विधायक थे, वो चुनाव लड़े थे, रणजीत सिंह कापड़ीवास, जिन्होंने 36,778 मत प्राप्त किए थे। इसी तरह मैं बात करना चाहूंगा कोसली विधानसभा की। कोसली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो था लक्ष्मण सिंह यादव विजयी रहा था, जिन्होंने 78,000। मोहिंदर जी, हम 2019 को छोड़ के हम इधर की बात करें, और यहाँ अभी क्या माहौल है, मैं वो पूछ रही हूँ आपसे कि 2024 में इन्हीं पार्टियों का अभी क्या माहौल लग रहा है। शुरुआत आप कांग्रेस के साथ कीजिए, क्योंकि बीजेपी की बात हमने थोड़ी बहुत कर ली है। जी, इस बार 2024 के चुनाव में जिस तरह से जनता के मूड की हम बात कर रहे हैं, तो जनता का मूड इस बार कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि रेवाड़ी की सीट है वो काफी समय से कांग्रेस के पक्ष में रही है। एक या दो बार जो है बीजेपी का विधायक जीत कर आया है, लेकिन अब फिर से 2019 में बीजेपी कांग्रेस का विधायक था, और इस बार भी कांग्रेस की लहर या रेवाड़ी में है। उसी तरह से कोसली में भी इस बार पलड़ा कांग्रेस का ही भारी रहने वाला है। ठीक है, मैं नितिन जी के पास आना चाहूंगी। नितिन जी, समय की भी कमी है, हमें बंद करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि आप, जैसे आपने कहा कि कुछ एक हॉट सीट्स हैं आपके पास, तो उन हॉट सीट्स में कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो आप कहां देख रहे हैं? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो इस वक्त बड़ी खबर है महेंद्रगढ़ से कि रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अच्छा, उनको अभी टिकट नहीं मिली है। कांग्रेस से वहां कांग्रेस टिकट घोषित कर चुकी है, राव दान सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। और हमारे जो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से मंजू चौधरी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया। जेजेपी पार्टी का हमारे चारों विधानसभा में कोई जनाधार नहीं है, और कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर रहेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, राव दान सिंह जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, और उनका जो मत जो रहा वो महेंद्रगढ़ जिला, जो कि अपने गृह क्षेत्र से हार के आए थे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पब्लिक जो है उस समय नकार गई थी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो हर जगह दक्षिणी हरियाणा में जो हमारी 4 विधानसभा जिला महेंद्रगढ़ में अटेली,
और आपके नारनौल से अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन फिर भी फिलहाल देखा जाए तो हमने ग्राउंड पर वर्क किया है, और ग्राउंड पे वर्क किया है तो उसके साथ मैं आपको बता दूं कि चारों विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस मजबूत स्थिति में खड़ी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे साथ अभी जुड़े हैं अभिषेक तक्षक, जो ब्यूरो देखते हैं हरियाणा का, उनसे भी बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ से ये जो ब्यूरो है वो देख रहे हैं। अभिषेक जी, आप मुझे अब ओवरऑल हरियाणा की जो परिस्थिति है इस वक्त, जो चुनावी माहौल है, एक मोटा मोटा आप क्या समझ रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो वैशाली, अब समय जो है जो नॉमिनेशन का है वो चल रहा है, और कल यानी कि 12 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। लगभग जो है बीजेपी ने अपने तमाम उम्मीदवार उतार दिए। हाँ। 3 सीटें अभी उनकी जो है रुकी हुई है, उसका कारण अलग अलग बताया जा रहा है। लेकिन और कांग्रेस ने भी लगभग आधी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए, वही आम आदमी पार्टी ने भी, और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे हम जननायक जनता पार्टी की बात करें, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, गठबंधन में वो भी अपने लगातार उम्मीदवार उतार रही है। लेकिन जहां कहीं ना कहीं जो राजनीतिक, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, वो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की कुछ जरूर जो है वो इंतजार में है कि जो लोग नाराज हों उनको टिकट दी जाए। आज उनको पार्टी में शामिल कराया जाता है और शाम तक उनकी जो है टिकट तुरंत दे दी जाती है। लेकिन आज जो मैं सुन रहा था, आपका जो विषय 2 जिलों का था, आज महेंद्रगढ़ का और रेवाड़ी का। तो अगर बात करें महेंद्रगढ़ में, तो महेंद्रगढ़ की ही विधानसभा क्षेत्र से अगर ले लेते हैं तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। पिछले 2019 में मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जाते थे, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे, और एक कद्दावर नेता उनको कहा जाता था, रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा, आपने देखा होगा कि पिछले 2019 में टिकटें उन्होंने बहुत बांटी। एक समय ऐसा भी था कि उनके घर के बाहर लाइन लगी रहती थी टिकटार्थियों की। वो आज उनकी स्थिति भाजपा ने कहे या पार्टी ने कुछ इस तरह की ला दी है कि वो खुद नॉमिनेशन जो है कर तो रहे हैं, लेकिन उनके पास पार्टी सिंबल नहीं है, उम्मीदवार के तौर पे उनको जो है पार्टी ने अभी तक घोषित नहीं किया। महेंद्रगढ़ सीट होल्ड पे है। तो एक स्थिति इस तरह की जो आ गई है, अब उसका कारण चाहे कुछ भी हो सकता है, कि पार्टी को हो सकता है कोई और जिताऊ उम्मीदवार लगता हो रामविलास शर्मा जी से, उनको कोई खास उम्मीद ना लगती हो कि ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कई कारण हो सकते हैं जो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन बात करें एक महेंद्रगढ़ में, तो आज के टाइम में जो निगाहें जनता की टिकी हुई है, अगर पूरे जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से है। दूसरी अगर बात करें नांगल चौधरी की, तो नांगल चौधरी में जो पूर्व में मंत्री, राज्य मंत्री रहे हैं, इरिगेशन मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव 2 बार जो है वो विधायक बन चुके हैं। इस बार मंजू चौधरी जो है तीसरी बार चुनावी मैदान में, डॉक्टर अभय सिंह भी तीसरी बार मैदान में। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है, दोनों इन्हीं में टक्कर है। और बात करें रेवाड़ी की जिले की, तो रेवाड़ी में भी जो रेवाड़ी शहर की विधानसभा जो सीट है, उस पे इस बार जो भाजपा ने उम्मीदवार अपना बदल दिया है। जो पूर्व में कोसली से विधायक थे लक्ष्मण यादव, उनको उम्मीदवार बनाया है, जो कि चिरंजीवी राव के सामने चुनाव लड़ेंगे। जो कैप्टन जो है पूर्व बिजली मंत्री अजय सिंह यादव, उनके सुपुत्र हैं। दूसरी बार जो है विधानसभा पहुंचने की जद्दोजहद जो है कांग्रेस की तरफ से वो उनकी लगी हुई है। लेकिन मैं महेंद्र भारती से एक सवाल बनता है इस समय कि महेंद्र जी की कोसली से उनको रेवाड़ी शिफ्ट किया गया, तो क्या लगता है आपको दोनों सीट में इस चीज का कितना फर्क पड़ेगा? उम्मीदवार बदल दिया, कोसली से अब नए उम्मीदवार होंगे, वजह क्या रही? लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी से कहा गया है चुनाव लड़ने के लिए। मोहिंदर जी, अगर आवाज आ रही है आपको, अभिषेक का सवाल आपने सुना होगा कि वजह क्या रही, जो टिकट एक्सचेंज हुआ या टिकट जो बदला गया, उसके पीछे वजह क्या रही? मोहिंदर जी, आपको आवाज आ रही है? सवाल सुनाई दिया? हाँ जी, आवाज आ रही है। कोसली और रेवाड़ी शहर की सीट पे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप बोलिए। मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि किस तरह से जैसे कोसली से रेवाड़ी उनको शिफ्ट किया गया है, और मतदाताओं की माने, कोसली की जनता की माने,
तो बात यही कही जाएगी कि वहां उनका काफी विरोध हो रहा था। और बाकी जो भाजपा के नेता है उनकी माने तो वो उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे कि वहाँ कोसली में उनको जीत संभव लगती थी। लेकिन कोसली में जो था इस बार अनिल ढाइना को स्थापित करना था बीजेपी पार्टी ने। वो राव इंद्रजीत के खास चहेते माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। पिछली बार भी उन्होंने प्रयास किया था लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाई थी। लेकिन उस बार उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से कोसली में टिकट दी गई है। इसलिए यहाँ जो गणित बनता है निवाड़ी में टिकटों को लेकर, तो रणजीत सिंह का परिवार और सतीश यादव, सतीश खोला, ये अरविंद यादव, 4 नाम ऐसे हैं जो चारों के चारों जो है इंद्रजीत के एंटी थे। और एंटी होने की वजह से लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया और इसकी मुख्य वजह यही है। लेकिन अब इसको रेवाड़ी की जनता कितना एक्सेप्ट कर पाएगी, कितना जो भाव कर लेंगे। अभी तो मैं आप तीनों का, अभिषेक, मोहिंदर भारती और नितिन, आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। समय की हमारे पास कमी है लेकिन हमने ये जरूर हमारे जनता तक, हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर हम जिलावार बात करें या विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर क्या माहौल है। अभिषेक के जरिए हमने ये शुरुआत की जानने की कि पूरे प्रदेश में अभी स्थिति क्या है। हम इसी तरह से रोज अलग अलग इलाकों के जो संवाददाता हैं हमारे, उनके साथ जुड़ेंगे और वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे सीधे आपको रूबरू कराएंगे। और हमारा ये सिलसिला मूड हरियाणा का यूं ही जारी रहेगा, चुनाव होने तक, सरकार बनने तक। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।